प्लांट एंड मशीनरी के को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप कोई भी फाउंडेशन या शेड बनाते हो, क्या उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि कल 17.5 सी एंड डी में हमने पढ़ा है कि क्रेडिट आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लो या फिर आप खुद गुड्स या सर्विस खरीदो, अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर आप गुड्स या सर्विस प्रोक्योर करते हो या वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोक्योर करते हो एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में यूज करते हो अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो क्रेडिट नहीं मिलेगी टू द एक्सटेंट आप कैपिटलाइज करो। माय क्वेरी इज कि आप प्लांट एंड मशीनरी को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सिविल स्ट्रक्चर या फाउंडेशन बना रहे हो, क्या उसकी क्रेडिट मिलेगी? दिस इज प्योरली रिलेटेड टू the plant and machinery thing, right? Right? Okay. Okay. So what the ruling says, it's a ruling, advanced ruling of Andhra Pradesh, जो ये डिस्कस करता है in length, argument of treating civil structure as structural support for plant and machinery is not tenable। वो माना ही नहीं, वो बोला प्लांट एंड मशीनरी आपके प्रेमाइसेस में है और इस प्रेमाइसेस के चारों तरफ आप दीवार खड़ा कर रहे हो, शेड लगा रहे हो और आप बोल रहे हो वो प्लांट एंड मशीनरी को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको क्रेडिट चाहिए। तो दिस इज नॉट टेनेबल। Neither the applicants are eligible to take the ITC on goods and input service used for installation foundation of plant and machinery, nor they are eligible to take ITC or goods and input service used for protection, that is by creating sheds of plant and machinery. So outrightly this advanced ruling have denied the credit. So friends, what I want to highlight here is we have to take extra care कि आज के दिन में अगर हम बोलते हैं कि इसकी क्रेडिट ले लो या इसकी क्रेडिट मत लो, वी हैव टू गो इनटू द फैक्ट्स कि एक्चुअल में क्या है, राइट? सो एज पर दिस रूलिंग you cannot take the credit, right? Okay, now this ruling is a very big ruling जिसमें काफी कुछ सेगमेंटेड है और काफी अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग डिसीजन लिया हुआ है। तो लेट मी ब्रीफ फर्स्ट। सो ओडिशा गवर्नमेंट का ये रूलिंग है। ओडिशा गवर्नमेंट में क्या किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल हैविंग अ माइनिंग बिजनेस। सो माइनिंग बिजनेस एक लोकेलिटी में, एक सबब एरिया में होता है जिसके आसपास कोई भी और फैसिलिटीज नहीं होती। तो वो क्या किए, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए रहने का रेजिडेंशियल कॉलोनी बना दिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स बना दिए, एक दूर कहीं पर गेस्ट हाउस भी बना दिए कि फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस दे कैन गो देयर एंड दे कैन एंजॉय एंड दे कैन कम बैक। सो अ कंपनी हैव मेड ऑल दिस थिंग्स इन एंड अराउंड द टाउनशिप जहां पर वो अपनी माइनिंग वाला काम कर रहा है। सो नाउ कम टू द स्लाइड। सो अब वो बोल रहा है कि ये जो मैं बनाया हूँ रेसिडेंशियल कॉलोनीज, हॉस्पिटल्स एंड प्लांट एंड मशीनरीज, जो मेंटेनेंस के लिए मैं जो इनवॉइस ले रहा हूँ, खर्चे हो रहे हैं मेरे, जिसकी भी जो मुझे इनवॉइसेस मिल रही है, क्या उस इनवॉइसेस पे क्रेडिट मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? तो पर्टिकुलर एडवांस रूलिंग में डिस्कस किया गया, विल डिस्कस ईच लाइन, राइट? तो पहला आपने देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में आई हैव अंडरलाइन रेसिडेंशियल कॉलोनी। So the services which are being availed clearly in relation to residential colony shall not qualify for ITC। तो अगर आपने रेसिडेंशियल कॉलोनी के लिए कुछ खर्चा इनकर किया है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा ऑल टुगेदर, राइट? रेसिडेंशियल ड्यूलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एग्जेम्प्टेड, कोई भी क्रेडिट उसके लिए मिलेगी नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड सर्विसेज रिसीव पार्टली in relation to the residential colony and partly in relation to the plant, proportional ITC आपको मिलेगा to the extent जो plant के लिए attributed है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। As per the current provision of law dispensing medical service, हम मेडिकल सर्विस अगर दे रहे हैं आपको to the employees and others is a supply of service by the employer being nil rated
एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है आपको मेडिकल सर्विस की, वो निल रेटेड है, दैट इज फॉलिंग अंडर एग्जाम सप्लाईज. So consequently, the inputs and input service received by the employer, by the applicant for dispensing the exempt service will not qualify for input tax credit in terms of section 17 subsection 2 जो हमने कल डिस्कस किया था, राइट. सो रेसिडेंशियल कॉलोनी पूरी क्रेडिट नहीं मिलेगा. हेल्थ केयर सर्विस जो मैं दे रहा हूँ उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगी. जो खर्चा कुछ हद तक कॉलोनी में भी जा रहा है, कुछ तक प्लांट में भी जा रहा है, उसकी प्रोपोर्शनल क्रेडिट हमें मिल जाएगी. आगे बढ़ते हैं. The applicant is entitled to input tax credit of the tax paid or inward supply of input and input service for maintenance. Maintenance का क्रेडिट मिलेगा. किसका मेंटेनेंस? मेंटेनेंस ऑफ द गेस्ट हाउस, ट्रांजिट हाउस एंड ट्रेनिंग हॉस्टल्स. इसका जो मेंटेन करने का जो क्रेडिट है, जो मैं रिपेयर कर रहा हूं, जो मैं कैपिटलाइज नहीं कर रहा, जो मैं रिपेयर में डाल रहा हूं, उसका क्रेडिट मिलेगा. बट excluding the food and beverages provided in such establishment, उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा. Credit of such input service are blocked as mentioned in 17 subsection 5. Last, plantation and maintenance of such plantation outside the plant area. Plant area के बाहर अगर कुछ हो रहा है तो all together credit उसका नहीं मिलेगा. सिर्फ similarly services for maintenance of plant and gardens within the residential colony and the public utility created by the applicant will form part of the residential colony, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. On the other hand, सिर्फ और सिर्फ services availed in relation to plantation and gardening within the plant area, including mining area and the premises of other business establishment, will only qualify for input service credit. तो friends, please understand, ये ऐसा एग्जाम्पल एडवांस रूलिंग का कि भाई मेरा लमसम है, मैं आपके पास गया कि मुझे क्रेडिट लेना है या नहीं लेना है, तो बोला बैठो हिसाब करते हैं, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका क्रेडिट मिलेगा. सो अगेन द लॉ इज वेरी क्लियर. द लॉ इज वेरी क्लियर. फ्रॉम दिस रूलिंग व्हाट टेक अवे वी कैन टेक इज कि हम अपने क्लाइंट को एब्रप्टली नहीं बोल सकते कि हाँ सर प्लांट है, मिलना तो चाहिए, ले लीजिए. नहीं सर नहीं मिलना चाहिए, मत लीजिए. वी हैव टू डाइसेक्ट एट दिस बॉटम लेवल. हमें इस लेवल पे उतर के बात करना पड़ेगा कि हाँ सर इसका तो क्रेडिट मिल सकता है, ये साइंस है, इसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, ये साइंस है, राइट. सो वन रूलिंग बट वेरियस yes and no with proper reasoning. So that was the agenda to discuss this particular advanced ruling. Right friends, अपना आगे बढ़े. Okay. सो तमिलनाडु एडवांस रूलिंग ये क्या बात कर रहा है, ये मैं समझाऊं पहले आपको. एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में के थ्रू मैं इनवॉइस आप मुझे इशू कर रहे हो, एंड अगर टारगेट पूरा हो जाता है तो आप मेरे को एक्नॉलेज करते हो. इसमें कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप मुझे अर्ली पेमेंट करते तो डिस्काउंट मिलेगा. इसमें कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि आप मुझे अगर अर्ली पेमेंट करते हो तो डिस्काउंट मिलेगा. सो अब बात करते हैं क्या लिखा हुआ है. Post invoice discount is offered by the supplier in the software platform. The applicant intends to use, and this discount on early payment is not captured in the PO. तो जब मैंने आपको PO दिया था, आपने मुझे बिल दिया, वो 1000 रुपया का है, कहीं भी डिस्काउंट का बात नहीं हुआ है. सिंस कहीं भी डिस्काउंट का बात नहीं हुआ है, वैल्यूएशन में 15 subsection 3 subrule subsection subclause 2 talks about discount post supply, जो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, राइट, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई. यहां पर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, राइट. सो द एप्लीकेंट सबमिट्स दैट द प्रोपोर्शनेट आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टू सच डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिवर्स्ड. तो वो बोल रहा है कि भैया मैं क्रेडिट जो डिस्काउंट अमाउंट है उसका भी क्रेडिट ले रहा हूं, मैं रिवर्स नहीं करूंगा. सो क्या फाइंडिंग है देखते हैं इसका. Further, as per proviso of section 16, the recipient is entitled to avail the credit of ITC on payment made by him. So, आप जितना का पेमेंट करोगे आपको उतना का क्रेडिट मिलेगा. If rule 37, right?
If any amount is not paid as per the value of supply and the recipient has availed full ITC, the same would be added to his output tax liability. Right? Rule 37 के बारे में hint दे रहा है यहाँ पर. Therefore, in the instant case, the applicant can avail ITC only to the extent of the invoice value less discount as per the software. If he has availed ITC on the full amount, he should reverse the difference amount equal to the discount to avoid adding his output liability. So what is held? As per the provision of 16, the applicant can avail ITC only to the extent of the invoices value raised by the supplier, less discount as per the software, which is paid by him to the suppliers. Right? तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा चीज है. ये बता रहा है कि मैं हर वो केस लॉ चूज कर रहा हूं जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ और कोई प्रीवियस चैप्टर इन्वॉल्व है. I want to ensure that the participants now have a habit to multiply the provision of different chapters. Then only we can be in a state कि कोई डिसीजन ले पाए. राइट? मैंने फर्स्ट क्लास आपको बताया है कि अगर कोई सिचुएशन आता है, यू हैव टू स्पीक यस और नो. आप नहीं बोल सकते मुझे पता नहीं. आप नहीं बोल सकते कि जो मेजोरिटी करेगा मैं वो कर लूंगा. सो नाउ आई एम फोर्सिंग यू विद द जजमेंट्स केस लॉस की एक वैल्यूएशन का छोटा सा प्रोविजन है, वो आईटीसी से कहां मल्टीप्लाई कर सकता है. राइट? सो फ्रेंड्स, वी हैव टू रीड द लॉ दिस वे. वी हैव टू रीड द लॉ दिस वे. राइट? दैट्स इट. इसमें और कोई ग्रेड नहीं है, अपना आगे बढ़ सकते हैं. Okay, so again, this is a very unique case law. I believe advanced ruling, I believe, and इसमें बहुत कुछ सीखने को भी है. So this is running to 2 slides, I guess. Yes, this is running to 2 slides. To go, let's go very slow. एक आदमी है, वो 3 सर्विस प्रोवाइड करता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है. रेंटिंग ऑफ मोटर कार विथ और विदाउट शॉफर्स. तो गाड़ी रेंट पे देता है विथ और विदाउट शॉफर. एंड लीजिंग ऑफ व्हीकल्स. देयर इज अ डिफरेंस इन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड लीजिंग ऑफ व्हीकल्स. राइट? देयर इज अ डिफरेंस. तो वो 3 बिजनेस रन करता है. The petitioner operates the renting and leasing business as separate division. तो renting and leasing को एकदम all together पूरा business से separate करके रखा है. The motor vehicles procured for renting business are exclusively used for the said renting business only, and the same are not interchanged with those of leasing business at any point until their disposal, and the motor vehicles purchased for the above business is capitalized in the books of accounts. ये क्या बोल रहा है कि मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का बिजनेस करता हूं अलग, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स का बिजनेस करता हूं अलग, विद ड्राइवर विदाउट ड्राइवर. मैं लीजिंग ऑफ व्हीकल्स का भी बिजनेस करता हूं, वो भी सेपरेट है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग व्हिच आई हैव नॉट डिस्कस येट, एंड दैट इज कंपेंसेशन सेस. Friends, compensation cess, nothing that great, but we will just discuss now कि वो एक सेस है जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है कि वो कंपेंसेट कर पाए कि कोई भी स्टेट अगर जीएसटी आने पे लॉस इंकर करता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपेंसेट कर पाए. उस कंपेंसेट करने का वो रेवेन्यू कंपेंसेशन सेस बोल के उठा रही है. विल डिस्कस कंपेंसेशन सेस थोड़ा सा 3-4 क्लास के बाद. राइट? तो बहुत आप खाली इतना ही समझे कि जैसे जीएसटी एक्ट है वैसे कंपेंसेशन सेस एक्ट है. राइट? सो नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विद कंपेंसेशन सेस. सो एज पर सेक्शन 2P ऑफ द कंपेंसेशन एक्ट, राइट, taxable supply means a supply of goods or service or both which is chargeable the cess under this act. Therefore leasing supplies are taxable supply for the purpose of compensation act, and the rental business is not regarded as taxable supply for the purpose of this act. Friends, understand, मैं जब गाड़ी खरीदता हूं तो मुझे जीएसटी देना पड़ता है और मुझे सेस, कंपेंसेशन सेस भी देना पड़ता है.
सो अब अगर मैं नोटिफिकेशन बताऊं आपको, तो नोटिफिकेशन के थ्रू अगर आप गाड़ी लीज पे देते हो सामने वाले को, तो यू हैव टू चार्ज लीज charges plus compensation charges. So that compensation cess is leviable on leasing, not renting. Leasing में है, बट रेंटिंग पे नहीं है. तो इन्होंने क्या क्या बोला कि लीजिंग में है और रेंटिंग पे नहीं है. सेक्शन 2P में ये डिराइव हो गया. आगे बढ़ते हैं. एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2, द कंपेंसेशन सेस एक्ट क्या बोलता है? The words and expression used and not defined in this act but defined in CGST or IGST Act shall have the meaning respectively assigned to them in those acts. तो इसका मतलब है कि जो वर्ड्स इस एक्ट में डिफाइन नहीं है, वो वर्ड्स को आप CGST IGST एक्ट से बोरो कर सकते हैं. तो इस स्लाइड में 3 चीज समझा हमने कि एक एप्लीकेंट का 3 बिजनेस है: ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, रेंटिंग ऑफ मोटर कार्स, लीजिंग बिजनेस, लीजिंग ऑफ कार्स. राइट? अब वो गाड़ी खरीद रहा है, तो जब गाड़ी खरीद रहा है तो वो जीएसटी पेमेंट कर रहा है, सेस का पेमेंट कर रहा है. वो गाड़ी जब लीज में दे रहा है तो वो लीज चार्जेस प्लस सेस ले रहा है. बट जब वो गाड़ी वो रेंट पे देता है तो रेंटिंग में सेस कलेक्ट नहीं करता, सिर्फ अपना रेंटिंग चार्जेस प्लस जीएसटी कलेक्ट करता है. राइट? और कोई भी प्रोविजन अगर कंपनसेशन सेस एक्ट में अवेलेबल नहीं है तो वी कैन गो टू सीजीएसटी एक्ट. नाउ कमिंग टू सीजीएसटी एक्ट 2 सबसेक्शन 47 एग्जाम सप्लाई के बारे में बात करता है और बोलता है कि एग्जाम सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच अट्रैक्ट्स nil rate of tax or which may be wholly exempt. So taking this from CGST Act, अभी हम क्या बोल सकते हैं कि लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स इज कंपेंसेशन सेस चार्ज कर रहे हैं आप उसमें, बट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में आप कंपेंसेशन सेस चार्ज नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इज एग्जेम्प्टेड. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इज एग्जेम्प्टेड फॉर कंपेंसेशन सेस. So accordingly, the compensation cess is not charged on the rental service. Being an exempted supply, the vehicles used for rental business service are generally sold after 3 years. अब समझिए क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि आप गाड़ी खरीदते हो रेंटल बिजनेस के लिए भी, आप गाड़ी खरीदे हो, जीएसटी पेमेंट किए हो, सेस पेमेंट किए हो, वो गाड़ी आप चला रहे हो 3 साल रेंट पे दिए जा रहे हो और 3 या 4 साल बाद आप उसको बेच दे रहे हो. जब आप बेच रहे हो तब आप जीएसटी लेवी कर रहे हो एंड सेस लेवी कर रहे हो. तो अब इसका समरी क्या है? इसका समरी ये है कि आप गाड़ी खरीद रहे हो, सेस पे कर रहे हो, गाड़ी जब बेच रहे हो तो सेस सेट ऑफ कर सकते हो लायबिलिटी से. जो बीच में आप रेंट पे लगा रहे हो उस पे आप कंपेंसेशन सेस चार्ज नहीं कर रहे हो. So therefore the sale of the vehicles being the taxable supply, the compensation cess will attract as the sale is effective within 5 years. अब इसका समरी पढ़ते हैं. Considering the provision emphasized rule 43 reversal of credit under capital goods, applicant is eligible to ITC of entire amount of the cess paid on the purchase of vehicles perfect used for rental business. No issues, no doubt on this. Such ITC claims shall be reversed every month, equally apportioned over the prescribed period of 60 months, जो अपने कल बात किए थे, to the extent of usage of exempt supply of the service. Perfect. Exempt supply of the service of what? Exempt supply of cess. तो cess का अमाउंट रिवर्स करना है हमें क्रेडिट रिवर्स नहीं करना है, हमें जीएसटी क्रेडिट रिवर्स नहीं करना है, हमें सेस का अमाउंट डिवाइडेड बाय 60 करके हर महीना उसको रिवर्स करना है प्रोपोर्शनल बेसिस में जितना हम रेंटल सर्विस प्रोक्योर कर रहे हैं. एज पर द रूल 43C GST rules, applicant is eligible to claim ITC or compensation cess at the time of purchase of vehicles and need to reverse the proportional amount of ITC every month based on the turnover of rental service business and the balance ITC for discharging liability of compensation cess arising at the time of sale of such vehicles. Friends, I guess I am clear कि cess को थोड़ा complex किया गया है. We will repeat this ruling when we cover compensation cess. But what I am trying to cover is इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने कल पढ़ा, उसका जो रिवर्सल पढ़ा, वो रिवर्सल सिर्फ इनपुट टैक्स या तक यानी कि जीएसटी तक सीमित नहीं है.
उसका एक्सटेंशन, उसका स्कोप सेस में भी एप्लीकेबल है, राइट? उसका स्कोप सेस में भी एप्लीकेबल है. तो दिस rule, advanced ruling was pronounced by Kerala, right? Very good to learn कि किस तरीका से उन्होंने एक्सटेंड किया चीजों को. सर एग्जाम्पल आई गेस, इसमें एग्जाम्पल हमने दिया है गाड़ी का, तो इसमें और कोई एग्जाम्पल सेस का तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. इफ यू इंटेंडेड टू कोल, द कंसेप्ट ऑफ कोल इज नॉट फिटिंग हेयर, जो आपके टी गार्डन में हो सकता है, बट बहुत क्लियर है सर. सेस जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं वाइल परचेजिंग द कार, जो हम सेस पे कर रहे हैं वाइल सेलिंग द कार, बट वो कमोडिटी से जो हम एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं ओनली पर्सपेक्टिव टू सेस अमाउंट, वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा एज पर रूल 43. एज पर रूल 43, दैट्स इट. इस पूरे जर्नल में यही बोला गया है. सो आई एक्सप्लेन द कनेक्शन कि जो वर्ड्स एग्जाम सप्लाई, जो मेन वर्ड है जिसके ऊपर होता, वही डिफाइन नहीं था. तो वी कैन बोरो द सेम थिंग फ्रॉम CGST एक्ट, राइट? I believe I'm perfect. Okay. Okay. When a company is engaged in manufacturing textiles, sell its used car. सर नहीं, आप एकदम कंफ्यूज ही मत करिए. मैंने सिर्फ बात किया जो ये केस में सिर्फ और सिर्फ रेंट अ कैब था और लीजिंग थी. वो गाड़ी में डील करता था, गाड़ी से कमाता था. When a company is engaged in the manufacturing textiles, sell its used car, does it need to charge compensation cess? अगर आपको जो वैल्यूएशन में हमने मार्जिन स्कीम के बारे में बात की थी, अगर आपका मार्जिन स्कीम में यूजुअली आता नहीं है, पर अगर आ भी जाता है तो यस, इफ यू आर सेलिंग अ कार और वो प्रॉफिट में आप बेच रहे हो, तो दैट अमाउंट में जीएसटी एंड सेस दोनों लगेगा. तो अगर आपका लेट्स लमसम अमाउंट है तो इट विल बी इंक्लूसिव. लेट्स से 100 रुपए में आपने गाड़ी बेचा, तो 100 रुपए में इंक्लूसिव जीएसटी, इंक्लूसिव कंपनसेशन सेस. यस. Okay. Profit on sale of old car attracts cess. So, ma'am, profit of sale of anything second hand will attract GST. If car is there, then it will attract cess also. If car is there, it will attract cess also, right? Ma'am, again, I would not discuss much on this point, but I would like to educate. The scenario will be very different if the car is not of a textile manufacturer but of a salaried employee. The scenario will be very different if the car is not of the textile manufacturer but of a salaried employee, right? तो the provisions, सर हम लोग unnecessary complex नहीं करें. जो लॉ है ना, जो प्रोविजन है ना, हम उसी को खाली पढ़ते रहें. The words is very clear and very enough to give us the answer, right? अपने वापस बैक कर जंप करते हैं इसमें. So advanced ruling of Pune, इसमें क्या बोला गया? Whether ITC is admissible in respect of GST paid for hotel stay in case of rent-free hotel accommodation provided to a general manager or a MD of the applicant. तो मेरी होटल है एंड मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट या मैंने एक होटल ले लिया होटल चार्जेस एकोमोडेशन पे करके, और मैंने बोला कि आईटीसी लिमिटेड में आप जाइए मेरे एमडी को और आप वहां आराम से एंजॉय करिए. क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा? जो होटल वाला मुझे बिल देगा, क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा? What it was held is hotel accommodation is being used by the applicant as a residential premises for their MD, which is for the personal comfort of both, and therefore in view of the provision of 17(5) they are not eligible to claim the ITC for the same. तो इसका मतलब हम इतना दिन जो होटल का बिल का क्रेडिट लेते थे हम वो ले सकते थे, पर जैसे ही हमने बोला कि बॉस दिस इज for the purpose of residential premises, it is used as a residential premises, right? It is said कि वो पर्सनल कंजम्पशन में चला जाएगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा. इसी का सेकंड पॉइंट है, whether recovery of parents health insurance expenses from employee in respect of insurance provided by the applicant amounts to supply of service. Friends, understand,
दिस कंपनी वेंट फॉर एडवांस रूलिंग कि भाई हमने नया एचआर पॉलिसी सेट किया है, हमारी कंपनी बहुत जगह जा रही है बिजनेस करने के लिए, सो आई हैव अ डाउट ऑन फॉलोइंग थिंग्स आई वांट टू क्लेरिफाई। तो नंबर वन कि अगर मेरा बंदा जा रहा है, एमडी जा रहा है और 6 महीना कोई सिटी में रह रहा है एज अ घर, वो नया प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा फॉर रिलैक्स पर्पस, ही इज शिफ्टिंग टू होटल इटसेल्फ, तो उसका क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, क्या मैं पेरेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का जो रिम्बर्समेंट एम्प्लॉय से ले रहा हूं, तो मैं उनसे कंसिडरेशन ले रहा हूं और मैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो क्या दिस इज अ सप्लाई? इज इट अ सप्लाई? द रिकवरी ऑफ पेरेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंस फ्रॉम एम्प्लॉय does not amount to supply of service. Why? Friends, can anyone say why? The recovery of parents health insurance expenses from employee does not amount to supply of service under GST. Can anyone say why? मैंने डिस्कस किया अपने इसको, थोड़ा सा लॉजिक लगाए। परफेक्टली सर, इट्स अ प्योर एजेंट, इट्स अ प्योर एजेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है यहाँ जो कंपनी का नाम होगा। दिस इज इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इंश्योर्ड है उनका नाम होगा, सेम अमाउंट है उतना ही रिम्बर्स करे क्लाइंट से, एम्प्लॉय से। द एम्प्लॉयर इज paying a role of a pure agent. The companies provide temporary stay in hotel for 10 to 15 days, employees transfer to new city. Uh, Sir, in my opinion, if this is the scenario, then ITC available on the hotel bill, not an issue, not an issue. बट सर ये अगर आपको पता हो, ओयो रूम से बहुत सारे कॉर्पोरेट की टाई अप हो चुकी है कि uh, uh, 3 प्रोफेशनल्स है, 4 प्रोफेशनल्स है, इंजीनियर्स है, जो साइट ऑफिस जाते हैं, तो कंपनी बोलती है यार मैं एक प्रॉपर्टी बिल्डअप करूं, उसका मेंटेन करूं, केयरटेकर का भाड़ा लगाऊं, व्हाई आई एम बॉदर्ड, आई एम लुकिंग फॉर decent hotel rooms, आई एम हैविंग अ टाई अप कि 6 महीना 8 महीना का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंने अपने बंदे को भेज दिया, वहीं पर रहो यार, वहीं पर रहो। तो फॉर दैट इट इज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड। फॉर व्हाट यू आर सेइंग इन ऑल द एमएनसीज 10-15 days टाइम दे ऑल आर गिविंग, बट आई बिलीव इसका क्रेडिट मिलेगा, इसका क्रेडिट मिलेगा, because that's a facility given by the company that you arrange your accommodation 15 days we are giving you an accommodation. I believe इसका क्रेडिट मिलेगा। थर्ड पॉइंट, whether the applicant can claim ITC of GST charged by the insurance company, क्या जो कंपनी है इंश्योरेंस पॉलिसी जो ले रहा है उसका आईटीसी मिलेगा? स्ट्रेट नो, स्ट्रेट नो। The applicant cannot claim ITC of GST charge by the insurance company as they are not rendering any output service of health insurance to their employees. Right? That's it. Friends, so what takeaway we have from this advanced ruling? A takeaway from this advanced ruling is even our HR policy, even our HR policy is to be examined from the law of GST. Even our HR policy is to be examined, right? Someone is typing. Should I wait? Okay. Okay. Again, a very small advanced ruling of Bengal. The applicant stated to be supplying warehousing services. अब वो वेयर हाउस सर्विस दे रहा है, वो बोलता है कि भैया जो जो जमीन है जिसमें मैंने वेयर हाउस बनाया है, वो जमीन मुझे 30 साल के लीज में मिली है, वो 30 साल के बाद लीज मेरी रहेगी या नहीं रहेगी, इवन आई डोंट नो। तो जो मैं बनाया हूँ स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट, that is don't consider that as a permanent or immovable structure. So let's read. The applicant stated to be supplying warehousing services in constructing a warehouse on a leasehold land using a prefabricated technology. According to the applicant, it can be dismantled and reconstructed at a different location altogether. The applicant sought the advance ruling whether the input tax credit is admissible on the inward supplies or for construction of the said warehouse. Ruling was the warehouse being constructed is immovable property. The input tax is therefore not admissible on the inward supplies or construction of the said warehouse, as the credit of such tax is blocked under 75. If you read the ruling, वो बोला है कि भैया 30 साल बाद तो आप जाके रिन्यू कर लोगे, और आप जो बोल रहे हो स्क्रू है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने पूरी फ्लोरिंग कराई है जिसमें जिसमें आपका वेयरहाउसिंग पॉसिबल तभी हो रहा है, वो लेयर्स बने हुए हैं कि आपका माल तभी आके जाके डाउनलोड लोड हो पा रहा है, अनलोड हो पा रहा है। इट इज नॉट दैट सिंपली कि आप स्क्रू से खोले और जाके अलग जगह सेट कर लिए, तो इट इज अ रिमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी।
Sir, in ONGC business, see, the agenda of the ruling was कि अगर if I will come back to the slide. Please read. Whether input tax credit is admissible in respect of GST paid for hotel stay in case of rent-free accommodation provided to a general manager. अगर मैं आपके सैलरी में सीटीसी में ही मेरा रेंट फ्री अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन को इन्होंने आउटराइटली क्रेडिट मना कर दिया है. अब नाउ नाउ रेंट फ्री अकोमोडेशन को आप कितना तोड़ मरोड़ सकते हो, इट्स अप टू यू. बट in the said ruling, they have outrightly denied credit on rent free accommodation. Why? Because rent free accommodation 75 personal use credit nahi milega, right? Next, again advanced ruling. Friends, I will just I have slides, but I will just try and discuss the most important things. We can skip the last couple of slides, वो इतना important नहीं है, वो rulings है ही नहीं, वो just illustration से मेरे. So ये एडवांस रूलिंग है, इसको देखते हैं. इसमें क्या हुआ? द टेक अवे फ्रॉम दिस रूलिंग विल बी अमेंडमेंट, हाउ टू हैंडल द अमेंडमेंट. सो कल हमने जो पढ़ा था मोटर व्हीकल्स का ब्लॉक क्रेडिट के बारे में, दैट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 फरवरी 2019, राइट? तो 1 फरवरी 2019 के पहले 17(5) कुछ और था, राइट? तो पढ़ते हैं इस केस लॉ को. Whether the input tax credit is admissible on ambulance purchase for the benefit of the employees under legal requirement of Factory Act. So अभी रुक जाते हैं, आंसर नहीं पढ़ते, मेरे से बात करते हैं. एक लॉ है, लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री एक्ट. फैक्ट्री एक्ट मैंडेट करता है आपको कि आप ये एम्बुलेंस खरीद के रखो फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज. क्या इसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए? You are barred. Your obligation is there only or because of this mandate from this Factory Act. क्या आपको क्रेडिट मिलना चाहिए? Okay. Now let's discuss. The applicant purchased the ambulance on 22nd of November 2018. That is much before the amendment. Thus, the second proviso of 17(5)(b) of the GST Act is stand post-amended from 1st February is not applicable. जो amended provision है वो हमारे पर applicable नहीं है, हमारे पर applicable है before amendment. तो what was the provision is stated below. Notwithstanding anything contained in 1 of 16 and 1 of 18, ITC shall not be available in respect of ... आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते सीधा. रेंट कैप, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और कुछ, ठीक है. सच इनवर्स अप्लाइज. ओके. रेंट कैप, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, except where government notifies the service which are obligatory for an employer to provide to its employees under any law timing force, or such inverse supply of goods or service or both of a particular category is used by a registered person for making an outward supply in the same category. Please read with me. It is evident from the above that the ITC on inward supply of ambulance, being a motor vehicle, is not admissible as per 17(5)(a). That 17(5)(a), that is before 1st February. The exception carved out in 17(5)(b)(3) capital A is government notify the service which are obligatory for an employer to provide to its employee under any law. ये जो carve out है of GST Act or for service which are obligatory for an employer to provide to its employees under any law for time being in force is limited only to a renter cab, life insurance and health insurance. That's it. Renter cab, life insurance, health insurance, इन तीनों को छोड़ के गवर्नमेंट ऑब्लिगेटरी भी यहां पर कवर नहीं हो सकती. What was held? Input tax credit is not admissible on the ambulance purchase in November 18, as that section 17 subsection 5 of the CGST Act, as it stood in the relevant period, blocks any such enjoyment
even if provisioning of ambulance service to the employees is obligatory under the Factories Act. Very important. Very important. So we have to read the law minutely. We have to read the law with and without amendments. आज कोई क्वेरी आती है हमारे पास तो हमें देखना पड़ेगा कौन से डेट का क्वेरी है, फिर उस डेट का नेविगेट करना पड़ेगा कि लॉ क्या था, एंड देन ओनली वी कैन डिस्कस ऑन दैट, राइट? आई गेस आई शुड स्पीड अप, 8 बज गए हैं. ओके, एडवांस रूलिंग ऑफ हरियाणा. दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग कि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अब बड़ा हो गया, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मर्ज हो गया, तो क्रेडिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. दिस सप्लाई इज नॉट अ सप्लाई एंड इसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है, तो वही बताया गया है. ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एंड thus the same stands excluded from the scope of supply of goods. The ITC available in the credit ledger will be transferred to the private company. Section 18(3) and Rule 41. Friends, a point to be noted here is, जब अपने कल 18(3) and Rule 41 के बारे में बात कर रहे थे, तो हर जगह ये बोला कि ट्रांसफरर का क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफरी को मिल जाएगा. कहीं पर भी कैश लेजर के बारे में बात नहीं किया. तो इस एडवांस रूलिंग में उन्होंने पूछा क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर बोथ. तो द रूलिंग वाज कि आपको क्रेडिट लेजर मिल जाएगा, एंड राइट. तो व्हाट इज टू बी ऑब्जर्व्ड इज कैश लेजर नहीं मिल सकता, लॉ में प्रोविजन ही नहीं है, राइट. जस्ट टू एक्सटेंड, देयर इज अ सर्कुलर कॉल्ड 96/15, 28 मार्च 2019 को आया था. ये भी बहुत सिंपल है. ये बोलता है कि अगर एक प्रोप्राइटर का डेथ हो जाता है तो क्या क्या करना है. सो इसमें इन्होंने 3 से 4 सेक्शन को रेफर किया है. आई एम श्योर यू ऑल कैन कनेक्ट बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑल द सेक्शंस. 18 सबसेक्शन 3 जो हमने कल पढ़ा था, स्पेशल केसेस. सेक्शन 85(1) रिलेटेड है. रूल 41(1), ये 3 को, एंड सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 दैट इज रजिस्ट्रेशन. तो अगर ये 4 प्रोविजन को क्लब करो तो ये खाली ये बोलता है कि अगर प्रोप्राइटर का डेथ होता है और कोई और एक आदमी को जिसको बिजनेस ट्रांसफर होता है, सो क्रेडिट ट्रांसफर हो सकता है. इसका रजिस्ट्रेशन कोई लीगल है बंद कर देगा, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले सकता है. क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर थ्रू आईटीसी फॉर्म एंड entire process can go on. Tax is not payable as going business concern is getting transferred. तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. जो स्टेप्स है वो सर्कुलर 96 में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड है. Any GST form needed to be filed because of death of father, GST is provided to transfer. So transfer of ITC अपने कल बात किए थे. ITC 02 is the form जिसके थ्रू आप सारी की सारी क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट. So not an issue. Okay. Advanced ruling of AP. Whether the applicant is eligible for ITC in respect of GST paid on goods and service used as inputs of work contracts, specifically in execution of road work contract to government engineering department. तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रोड बना रहा हूँ. क्या जो मैं सामान खरीद रहा हूँ या जो मैं आईटीसी ले रहा हूँ गुड्स एंड सर्विस में, क्या मुझे वो क्रेडिट मिलेगा? सो व्हाट आई एम आस्किंग इज, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रोड. मैं रोड बनाता हूँ, राइट, और मैं जो गुड्स या सर्विस ले रहा हूँ, क्या मुझे वो क्रेडिट मिलेगी? आई नीड पार्टिसिपेंट टू आंसर. आई एम अ पर्सन हु इज डूइंग अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. क्या मैं जो क्रेडिट ले रहा हूँ वो मुझे मिलेगी? yes. The applicant is eligible for ITC in respect of GST paid on goods and services used as inputs in execution of a contract. ITC registration under 17(5) and 75(c) and D will not apply to the applicant as his output is also a work contract service. Right? Very important. So that was all for the rulings, advanced ruling which I have collected for you. There are 2 to 3 very simple illustrations, no rulings, 2 to 3 very simple illustrations which I wanted to discuss and ensure that what we discussed yesterday is cemented in your mind, right? So very small and very 2-3 illustrations. Mr. A registered as transporter under GST.
he transport goods under reverse charge mechanism as GTA. On 15 April 2018, he purchased a truck of 12 lakhs and paid GST on it at 18%. Whether A can take the credit of the GST paid on truck? Let's see. Let's first go and ask you, क्या क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? Okay. Okay. So in this case, the truck is purchased for transportation of goods. Hence, eligible for credit of GST paid on truck. क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का वो है, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में कोई 75 का चक्कर ही नहीं है. However, as per notification 11/17, for GTA, two rates are notified: 5%, 12%. 5% without ITC, 12% with ITC. I have incorporated this purposefully. Yesterday, a participant was having doubt कि without ITC and with ITC. So what I want to convey is 5% without ITC to the supplier, to the GTA. 12% with ITC to the supplier, to the GTA. तो वो हमें कोई भी बिल करे, हमें क्रेडिट मिल जाएगा. बट अगर वो 5% चार्ज करता है तो उसको कोई चीज की क्रेडिट नहीं मिलेगा. अगर वो 12% चार्ज करता है तो उसको क्रेडिट मिलेगा, राइट? सो फर्दर, बाय नोटिफिकेशन 13/17, GTA is not eligible for reverse charge mechanism if it is opting for GST at the rate of 12%. Therefore, in order to claim the credit of the truck purchased, you have to opt out of the reverse charge and you're required to pay tax at the rate of 12%. तो अगर आपको वो क्रेडिट लेना है, तो आपको 12% आपको 12% फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन टेक अ क्रेडिट. एंड आपको रिवर्स चार्ज से हटना पड़ेगा कि मैं जो बिल बनाऊंगा उसका रिसिपेंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा. यू हैव टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दैट स्कीम. देन ओनली यू कैन कम एंड टेक द क्रेडिट ऑफ दिस एंटायर ITC, राइट? Okay. Mr. A, a registered person in Haryana, dealer of imported cars. Interesting. मैं imported car में डील करता हूँ, ठीक है? Scenario 1. A purchased 10 cars of 12 lakh each for further supply, out of which one car is destroyed in accident before reaching my premises. मैंने 10 गाड़ी खरीदी, हर गाड़ी का दाम 12 लाख रुपया बेचने के लिए. एक गाड़ी मेरे यहाँ पर आने के पहले ही बर्बाद हो गई. In the given case, as the cars are purchased for further supply, therefore in view of exception given above, Mr. A is eligible to take the ITC. 75 का इसमें कोई चक्कर नहीं है. However, on one car which is destroyed in accident, ITC is not available because 75H clearly लिखा हुआ है कि मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा. फ्रेंड्स, अगर इस पॉइंट में थोड़ा डिस्कस करें, 17(5)H में लिखा हुआ है कि क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड. अगर मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग हाइपोथेटिकल, जो मेरा सप्लायर है उसके संग ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर गाड़ी मेरे यहाँ पर सही सलामत बिना एक स्क्रैच भी पहुंचा तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो ही मैं मानूंगा कि मेरा गाड़ी रिसीव हुआ है. और इस केस में क्योंकि 9 गाड़ी मेरे पास आया, तो तब भी क्या मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा? Am I clear? मेरा 10 गाड़ी आने का बात था, 9 गाड़ी आया, ये बोल रहा है एक गाड़ी का क्रेडिट रिवर्स कर दो. ओके, मैं बोल रहा हूं कि उनका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि सेलर जो है उसका लुकआउट है डिलीवरी करवाने का. His intention was to sell. Yes, he intended to sell, but what I was meaning is, अगर मुझे गुड्स रिसीव ही नहीं हुई है तो मैं उसका क्रेडिट वैसे भी नहीं ले पाता. अगर मुझे गुड्स रिसीव ही नहीं हुआ है तो मैं क्रेडिट वैसे भी नहीं ले पाता, राइट? इन बोथ द सिनेरियो, देन एग्जैक्टली. तो मैम परचेज तो है, 10 गाड़ी का बिल एक साथ है,
बट क्योंकि मुझे गुड्स रिसीव 9 गाड़ी का हुआ है, तो मैं आई एम नॉट एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट in the first case itself. I'm not eligible only, right? Mr. A purchased one sports car of 15 lakhs for his personal use. Undoubtedly credit nahi milega. Third, he purchased two second-hand racing cars of 6 lakhs each for providing training on driving. Credit milega as carved out in 17.5. Work contract services availed for construction of the showroom. Credit nahi milega, right? Credit nahi milega. सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो ये रूलिंग नहीं है, ये जस्ट इलस्ट्रेशन है, लास्ट इलस्ट्रेशन. सो A is registered in A is GST registered dealer and having closing stock of 50 lakhs estimated on 31st March 2018. Now he wants to transfer his entire business with stock to his son B. A जिंदा है, वो B को पूरा का पूरा बिजनेस देना चाह रहा है. Scenario 1, whether B has to apply for new registration. What is your answer? Whether B has to apply for new registration or not. Don't read the answers. Okay. So now simple yes is okay, but when you are giving opinion professionally, you have to quote, ma'am, you have to take registration, you have to quote, as per rule 19 sub rule 1 clause D of the CGST Act, since the PAN number, because in the registration chapter we discussed PAN number is a mandate. Since the PAN number is getting changed due to change in the constitution, B is required to take the fresh registration. Exactly. Second scenario, how can B transfer the said closing stock in his new concern without paying GST? Simple hai. If the business is transferred on the concept of going concern, it is not considered as transfer in the GST. So schedule 2 serial number 4 subclause C likha maine, where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the assets of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course of furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person, unless the business is transferred as a going concern to another person, or the business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person. So अपने clause 1 में fall कर गए. We are transferring it as a going concern, तो इसलिए GST लगेगा ही नहीं altogether. On the other hand, service by way of transfer of going concern as a whole or independent part thereof is exempt. Notification 12/17 बोलता है कि exempt है. Further, the manner of transfer of ITC to transferee unit has been specified in rule 41. ठीक है. So in short आपको क्रेडिट नहीं लेगा. अच्छा, जो क्रेडिट बच गया, जो ए के हाथ में क्रेडिट बच गया, वो रूल 41 के थ्रू हम बी के हाथ में ट्रांसफर कर सकते हैं बाय फाइलिंग ITC 02, by filing form ITC 02. What is the third question? Whether he can account it in his books of account as a going concern. As per rule 41.4, the stock transfer shall be accounted by B in his books of accounts. So he might have his own registration. Yes, definitely, ma'am. Definitely, yes. B also might have his own registration. So why to take fresh registration? So I have completed my today's agenda, and thank you for the hearing of both the sessions of ITC.